ओके बेटा, टॉपिक आगे स्टार्ट करते हैं। लास्ट टाइम अभी इस चैप्टर में आप लोग पढ़ रहे थे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। अभी जो हमने सेकंड टॉपिक यहाँ पे स्टार्ट करना है, दैट इज अ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। क्लियर? तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का एनाटॉमिकल अरेंजमेंट था, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन, जो एक्सेसरी सेक्स ग्लैंड थे, और जो एक्सटर्नल जेनिटेलिया था विच इज बेसिकली द कॉपुलेटरी ऑर्गन, वो सारा हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, लास्ट लेक्चर में। अभी यहाँ पर आपके पास है क्या, इसमें देखो बेटा, सबसे पहले ना हमने यहाँ पर पढ़ना है रिगार्डिंग द डिसऑर्डर्स। अभी जब हमने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम करा था तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हमने हार्मोनल रेगुलेशन तक सारा पढ़ लिया था। दो टॉपिक जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से रिलेटेड है वो यहाँ पर रह गए हैं आपके, तो उनको जरा भी कवर अप कर लेते हैं, उसके बाद फीमेल स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला बेटा इसमें एक आपका टॉपिक है डिसऑर्डर ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से रिलेटेड डिसऑर्डर्स आपने देखने हैं। तो सबसे पहला डिसऑर्डर यहाँ पर इम्पोर्टेंस है बेटा। अगर आप देखो ध्यान से आपकी स्क्रीन पे, इम्पोर्टेंस का मतलब होता है कि सेक्सुअल इंटरकोर्स के टाइम पे इफ द मेल इज नॉट एबल टू इरेक्ट द पेनिस, अगर पेनिस प्रॉपरली इरेक्ट ना हो ड्यूरिंग द टाइम ऑफ सेक्सुअल इंटरकोर्स, तो उस डिसऑर्डर को इम्पोर्टेंस बोला जाता है। तो उसको ठीक करने के लिए ड्रग्स भी मार्केट में अवेलेबल हैं। वन ऑफ द ड्रग इज वाइग्रा विच इज यूज्ड फॉर ट्रीटिंग द इम्पोर्टेंस। ठीक है। सेकंड आपके पास आता है इंगुइनल हर्निया। अब इंगुइनल हर्निया है तो बेटा इंगुइनल वर्ड इज कमिंग फ्रॉम द इंगुइनल कैनाल। आपको पता है कि मेल में जो स्क्रॉटम है वो मेल की लोअर एब्डोमिनल कैविटी के साथ कम्युनिकेट करते हैं विद द हेल्प ऑफ अ कैनाल व्हिच इज कॉल्ड इंगुइनल कैनाल। तो ड्यू टू सम इंटरनल इंजुरी समटाइम क्या होता है कि जो आपका इंटेस्टाइन है व्हिच इज बेसिकली पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, तो इंटेस्टाइनल लूप जो है बेटा वो इंगुइनल कैनाल में एक्सीडेंटली एंटर कर जाता है, जिसकी वजह से उस कैनाल की वॉल पे जो टिश्यू वगैरह लगे हैं उनकी टेयरिंग हो जाती है। टेयरिंग मतलब टूटना, तो उसकी वजह से थोड़ा इंटरनल ब्लड लॉस भी हो सकता है, एंड स्वेलिंग होती है, इन्फ्लेमेशन रहता है, पेन रहता है, विच इज नोन एज इंगुइनल हर्निया। क्लियर? फिर उसके बाद एक आता है एडम्स। एडम्स का फुल फॉर्म है एंड्रोजन डेफिशिएंसी इन एजिंग मेल। अभी क्या होता है कि वैसे तो मेल में बताते हैं कि थ्रू आउट द लाइफ उनमें कभी टेस्टोस्टेरोन का प्रोडक्शन कम नहीं होता है, वो चलता रहता है, इसीलिए उनकी लाइफ में थ्रू आउट स्पर्मेटोजेनेसिस भी कंटिन्यू रहता है। तो मतलब वो अपना पूरा लाइफ टाइम में स्पर्म्स बनाते रहते हैं। बट कई मेल्स में जैसे जैसे उनकी एज आगे बढ़ती है, लाइक अबव 60 और 70 यू कैन से, तो उनमें एंड्रोजन की डेफिशिएंसी देखने को मिलती है, मतलब टेस्टोस्टेरोन की डेफिशिएंसी, जिसकी वजह से हो सकता है कि उनमें जो स्पर्मेटोजेनेसिस का प्रोसेस है वो बैडली इफेक्ट हो जाए। तो इस डिसऑर्डर को एडम्स बोला जाता है, एंड्रोजन डेफिशिएंसी इन द एजिंग मेल। और एक और टर्म में बेटा इसको मेल मीनोपॉज भी बोला जाता है। मीनोपॉज अगर आपको याद हो तो आप ये टर्म फीमेल के केस में यूज करते हो, when the female enter into the age between 40 to 50, तो उनमें जो ओवम प्रोडक्शन है वो रुक जाता है, मेंसेस रुक जाते हैं। ठीक है, उसके बाद स्टॉप हो जाता है इन सबका, तो स्टॉपेज को मीनोपॉज बोला जाता है। तो कुछ ऐसा ही स्टॉपेज हमें मेल के केस में देखने को मिलता है, बट नॉट इन ऑल, बट इन फ्यू मेल्स। तो उनमें बोला जाता है कि वो डिसऑर्डर कंडीशन है, तो उसको एक टर्म दिया जाता है मेल मीनोपॉज। ठीक है। फिर एक कंडीशन हाइड्रोसील आती है बेटा आपके पास। हाँ जी मुस्कान बेटा बताओ। मैम तो जो ये एडम्स है वो इतना ज्यादा इफेक्ट तो नहीं करती है मेल को? बेटा अफेक्ट में तो ये है ना कि एडम्स में अगर देखो टेस्टोस्टेरोन नहीं बनेगा तो स्पर्म प्रोडक्शन नहीं होगा, फिर उसमें स्पर्म प्रोडक्शन सप्रेस हो जाएगा। ओके। बस इतना इफेक्ट आपको देखने को मिलेगा उसमें। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट कंडीशन इसमें बेटा हाइड्रोसील कंडीशन है। हाइड्रोसील अगर आपको याद हो तो जब मैंने स्टार्टिंग में टेस्टिस करा था मेल के केस में, तो मैंने बताया था कि टेस्टिस की जो आउटर मोस्ट कवरिंग है ट्यूनिका वेजिनालिस, अगर आपको याद हो, तो मैंने बताया था कि वो दो लेयर्स को मिला के बनती है, एक पेराइटल और एक विसरल। एंड आई टोल्ड यू कि दोनों के बीच में कैविटी है जिसमें लिक्विड प्रेजेंट होता है, जो टेस्टिस के लिए कुशन का काम करता है। तो वो टेस्टिस को किसी भी तरह के मतलब कह सकते हैं कि ब्रेक से प्रिवेंट करता है। क्लियर? तो उस लिक्विड का अमाउंट अगर नॉर्मल से ज्यादा हो जाए बेटा ड्यू टू सम इंफेक्शन, तो उसकी वजह से स्वेलिंग देखने को मिलती है ट्यूनिका वेजिनालिस में।
दैट रिजल्ट इनटू पेन एंड इन्फ्लेमेशन। तो कंडीशन को हाइड्रोसील बोला जाता है। फिर एक आपके पास आता है प्रोस्टैटोमेगैली। प्रोस्टैटोमेगैली में प्रोस्टैटो वर्ड इज कमिंग फ्रॉम द प्रोस्टेट ग्लैंड। मेगैली वर्ड का मतलब होता है बड़ा, साइज में बड़ा, ठीक है। तो ये भी हमें जो डिसऑर्डर है बेटा, ये ओल्ड एज में ज्यादा देखने को मिलता है, नॉट इन यंग एज। तो मेल के केस में व्हेन दे बिकम ओल्ड, तो उनके केस में बेटा प्रोस्टेट ग्लैंड का साइज नॉर्मल से बढ़ जाता है। तो जब उसका साइज बढ़ेगा तो आपको पता है कि जो प्रोस्टेट ग्लैंड है वो अनपेयर्ड ग्लैंड है, और वो यूरिथ्रा के बिल्कुल जहां से यूरिथ्रा निकलता है उसी पॉइंट पे आपको दिखाई देता है। अगर आपको याद हो, कल भी आप लोगों ने डायग्राम में करा था। तो बेटा जब प्रोस्टेट ग्लैंड का साइज बढ़ेगा तो यूरिथ्रा जो है वो प्रेस होगा। अब प्रेसिंग से क्या होगा कि यूरिथ्रा में यूरिन प्रेजेंट है, तो इससे एक कंडीशन हो सकती है नाइट यूरिनेशन। ठीक है, नाइट यूरिनेशन उन मेल्स में कॉमनली हो जाता है, और पेनफुल यूरिनेशन भी रहता है। क्यों? क्योंकि यूरिथ्रा प्रेस हो जाता है, तो जब उसमें से यूरिन पास आउट होगा तो पेनफुल यूरिनेशन भी होगा। तो इस कंडीशन को प्रोस्टैटोमेगैली बोला जाता है। फिर एक आता है प्रोस्टेट कैंसर। प्रोस्टेट कैंसर बेटा नाम से क्लियर है, अगर प्रोस्टेट ग्लैंड में ट्यूमर लाइक ग्रोथ हो जाए तो उसको प्रोस्टेट कैंसर बोला जाता है। तो वो काफी आप लोगों के पास यहाँ पर मतलब एक क्रिटिकल कंडीशन मानी जाती है, इट इज अ डिजीज लाइक कंडीशन। नेक्स्ट इसमें बेटा जो स्लाइड आप लोगों ने देखना, इसमें मेल सेक्सुअल एक्ट के बारे में आपके पास। अभी देखो जो मेल सेक्सुअल एक्ट है वो आपको पेपर में कोई डिटेल में एज अ टॉपिक अलग से आता नहीं है, एनसीईआरटी में अलग से दिया नहीं है, बट इसमें कुछ टर्म्स हैं जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए, क्योंकि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं समटाइम। तो मेल सेक्सुअल एक्ट में 3 फेजेस आप लोगों के पास आते हैं। सबसे पहला फेज आता है बेटा इरेक्शन का। इरेक्शन में ये है कि जब मेल सेक्सुअली स्टिमुलेट होते हैं या फिर मेल या फीमेल के बीच में सेक्सुअल कांटेक्ट होता है, तो उस टाइम पे जो मेल के पीनिस है विच इज अ कॉपुलेटरी ऑर्गन, आपने पढ़ा है कि उसमें 3 तरह के इरेक्टाइल टिश्यू हैं, कॉर्पोरा कैवर्नोसा एंड कॉर्पस स्पॉन्जियोसम। तो वो जो टिश्यू होते हैं बेटा उनमें ब्लड सप्लाई बढ़ जाती है, रश करती है ब्लड सप्लाई, फुल ब्लड सप्लाई होने के कारण टिश्यू इरेक्ट हो जाता है। तो ओवरऑल जो पेनिस होगा एक तो वो लॉन्ग हो जाएगा और बहुत ज्यादा वो स्टिफ हो जाएगा। तो ये पहला स्टेज है जिसको नाम दिया जाता है इरेक्शन। इरेक्शन के बाद बेटा सेकंड स्टेज आता है कॉपुलेशन। कॉपुलेशन में क्या होता है कि सेक्सुअल इंटरकोर्स के टाइम पे जब रिदमिक मूवमेंट होती है तो उस टाइम पे पेनिस स्टिमुलेट हो जाता है। स्टिमुलेशन के कारण क्या होगा कि जो सिमेन होगा, सिमेन अब आपको याद होना चाहिए, सिमेन का मतलब है तीनों ग्लैंड का सिक्रेशन प्लस स्पर्म। तो वो सिमेन पहले यूरिथ्रा में रिलीज होगा, ठीक है। तो जब सिमेन यूरिथ्रा में एंटर हो गया तो उसको हमने नाम दिया इमीशन। उसके बाद रेगुलर कांटेक्ट के कारण पेनिस फाइनली बहुत ज्यादा इरेक्ट हो जाता है, स्टिफ हो जाता है। तो अल्टीमेटली जो सिमेन है वो यूरिथ्रा से बाहर आ जाता है, यानी कि पेनिस से बाहर। तो जब वो बाहर रिलीज हो जाएगा तो उसको इजैक्यूलेशन बोला जाता है। क्लियर? तो इमीशन और इजैक्यूलेशन दोनों टर्म ध्यान से समझ लो। इमीशन का मतलब है जब सीमेन यूरिथ्रा में रिलीज होगा, दैट इज कॉल्ड इमीशन। और जब वो सीमेन यूरिथ्रा से बाहर यानी कि पेनिस से बाहर रिलीज हो जाता है, देन दैट इज कॉल्ड इजैक्यूलेशन। और वन टाइम इजैक्यूलेशन में हाउ मेनी नंबर ऑफ द स्पर्म्स आर प्रेजेंट? 200 to 300 मिलियन स्पर्म्स। ये मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ बेटा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान में रखना। और जिस टाइम पे इजैक्यूलेशन होता है उस स्टेज को ऑर्गेज्म बोला जाता है, दैट इज द पीक सेंसेशन स्टिमुलेशन व्हिच इज कॉल्ड ऑर्गेज्म। लास्ट स्टेज जो आती है बेटा उसको सबसिडेंस ऑफ इरेक्शन बोलते हैं। कहने का मतलब कि जब इजैक्यूलेशन हो गया तो उसके बाद जो आर्टरियोल्स हैं वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाती हैं जो पीनिस के अंदर है। ड्यू टू दैट जो ब्लड सप्लाई है वो कम हो जाएगी, पीनिस को रिड्यूस हो जाएगी, जिसके कारण पीनिस बिकम लूज एंड इट बिकम इलास्टिक इन नेचर अगेन। तो दैट कंडीशन इज कॉल्ड सबसिडेंस ऑफ इरेक्शन। कहने का मतलब इट इज द एंड ऑफ सेक्सुअल एक्ट। तो मेल सेक्सुअल एक्ट में टोटल 3 स्टेज हैं। पहली स्टेज इरेक्शन, सेकंड कॉपुलेशन जिसमें कि इजैक्यूलेशन होगा, और थर्ड है सबसिडेंस ऑफ इरेक्शन जहां पर सेक्सुअल एक्ट आपका फिनिश हो जाता है। तो दिस इज जस्ट फॉर योर नॉलेज, ब्रीफली आपको इनका पता होना चाहिए क्योंकि इनके बारे में थोड़ा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में आ जाता है, ऑल्दो सब्जेक्टिव पेपर में अलग से इसका टॉपिक नहीं है आपके पास। तो ये 2 चीजें बेटा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से रिलेटेड थी जो आपने करनी थी। अब हम आगे स्टार्ट यहाँ पर करते हैं आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। क्लियर? अब फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में अगर आप ये डायग्राम अपनी स्क्रीन पे अभी ध्यान से देखो तो दिस इज बेसिकली द अरेंजमेंट ऑफ द फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। आपको ये बताया गया है
कि फीमेल में जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो बेसिकली फीमेल की जो पेल्विक कैविटी है, पेल्विक मतलब जो आपका नीचे वेस्ट गर्डल है, या आप यूं कह दो कि जो आपका लोअर एब्डोमिनल रीजन है, वहां पर आपको सारा फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स मिलते हैं। क्लियर? तो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स आर बेसिकली प्रेजेंट इन द पेल्विक कैविटी ऑफ द फीमेल। एज यू कैन सी बेटा, डायग्राम में आपको प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स नजर आ रहे हैं, वन पेयर ऑफ ओवरी, ओवरी के तरफ दोनों तरफ से दो ट्यूब्स आपको नजर आती है विच इज कॉल्ड फैलोपियन ट्यूब्स, जिनको ओविडक्ट बोला जाता है। ओविडक्ट अगर आप दोनों साइड से देखो तो ओपन करती है यूट्रस में विच इज डोम शेप। क्लियर? और यूट्रस का लोअर पार्ट जो है उसको सर्विक्स बोला जाता है। सर्विक्स ओपन करता है लास्ट पार्ट में विच इज कॉल्ड वेजाइना। तो वेजाइना जो है वो बेसिकली ओपन आउट होता है थ्रू वेजाइनल ओपनिंग, तो उसको फीमेल जेनाइटल ओपनिंग भी बोला जाता है। So this diagram is basically the presentation so that you can understand कि फीमेल के केस में जो उसके रिप्रोडक्टिव सिस्टम है या ऑर्गन्स है वो उसकी पेल्विक कैविटी में आपको मिलते हैं which is basically the lower abdominal cavity। क्लियर? तो ये आपके पास अरेंजमेंट है। अब उसके बाद बेटा स्टार्ट करते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में देखो, एक आपके पास है प्राइमरी सेक्स ऑर्गन जिसमें आता है वन पेयर ऑफ ओवरी, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन जिसमें आता है वन पेयर ऑफ ओविडक्ट विच इज कॉल्ड फैलोपियन ट्यूब, एक आपके पास है यूट्रस, वेजाइना एंड सर्विक्स, ये आ जाते हैं सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन में। फिर आता है बेटा असेसरी सेक्स ग्लैंड, जैसे आपने पढ़ा था ना मेल में 3 तरह के होते हैं, सेम वे में फीमेल्स में भी होते हैं। तो फीमेल में एक आता है बेटा लेसर वेस्टिबुलर ग्लैंड, एक आता है ग्रेटर वेस्टिबुलर ग्लैंड और एक आता है मेमेरी ग्लैंड। क्लियर? ये तो हो गए 3 असेसरी सेक्स ग्लैंड। और लास्ट पार्ट आता है एक्सटर्नल जेनिटेलिया विच इज कॉल्ड वल्वा। जैसे आपने पढ़ा था कि मेल के केस में जो एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन है वो पेनिस पढ़ते हैं हम, बिकॉज इट इज प्रेजेंट आउटसाइड द बॉडी, although it is a part of reproductive system but it is present outside the body, not inside the body, so it is called external genitalia। सेम वे में फीमेल की बॉडी में भी बेटा लोअर एब्डोमिनल कैविटी वाली साइड पे कुछ ऑर्गन्स हैं जो बॉडी के बाहर या ऊपर है, बॉडी के अंदर नहीं है, और वो ऑर्गन उसके रिप्रोडक्टिव सिस्टम से रिलेटेड है, तो उनको नाम दिया जाता है एक्सटर्नल जेनिटेलिया और वल्वा। तो ये पार्ट है आपके पास। अब अगर इसमें सबसे पहला हम स्टार्ट करें बेटा, तो सबसे पहला आप लोगों के पास आता है प्राइमरी सेक्स ऑर्गन विच इंक्लूड वन पेयर ऑफ ओवरी। ठीक है? पहली बात तो देखो फीमेल में वन पेयर ऑफ ओवरी है, वो उसके पेल्विक कैविटी में आपको मिलेंगी। ओवरी की जो लेंथ है दैट इज 2 to 4 सेंटीमीटर। उसके बाद ओवरी जो होगी इट विल बी कवर्ड बाय क्यूबॉइडल एपिथेलियम। जैसे आपने पढ़ा था ना कि टेस्टिस में सेमिनिफेरस टिब्यूल्स हैं, और सेमिनिफेरस टिब्यूल्स के बाहर भी हमने पढ़ा था कि क्यूबॉइडल एपिथेलियम होती है। सेम वे में ओवरी के अंदर भी कौन सी लेयर प्रेजेंट है? क्यूबॉइडल एपिथेलियम, जिसको नाम दिया जाता है जर्मिनल एपिथेलियम, क्योंकि बेटा इसी लेयर ने आगे जाके गैमीट्स बनाने हैं। तो जो लेयर गैमीट बनाती है दैट इज कॉमनली नोन एज जर्मिनल एपिथेलियम। इसके अलावा बेटा जो जर्मिनल एपिथेलियम है उसके बिल्कुल नीचे एक व्हाइट कलर की लेयर हमें एक्स्ट्रा नजर आती है जिसको नाम दिया जाता है ट्यूनिका एल्बुजिनिया। तो जैसे आपने पढ़ा था कि मेल की टेस्टिस में भी ट्यूनिका एल्बुजिनिया है, सेम वे में फीमेल की ओवरी में भी आपको क्या नजर आती है? ट्यूनिका एल्बुजिनिया। तो यहाँ पर अरेंजमेंट थोड़ा सा डिफरेंट है। बाहर की तरफ जर्मिनल एपिथेलियम है विच इज मेड अप ऑफ द क्यूबॉइडल एपिथेलियम, उसके अंदर की तरफ आपके पास आती है ट्यूनिका एल्बुजिनिया। ठीक है? फिर उसके बाद बेटा अगर आप ओवरी की बात करो, तो अगर आप ये डायग्राम जो स्क्रीन पे आ रहा है ध्यान से अगर आप इस डायग्राम को देखो, तो इस डायग्राम में देखो दोनों तरफ 2 ओवरी आपको क्लियर कट नजर आ रही होंगी। क्लियर? अब आप इन ओवरी की बेटा अटैचमेंट पे ध्यान दो। देखो जो ओवरी है वो यूट्रस की वॉल से अटैच है। ओवरी यूट्रस की वॉल से कैसे अटैच है? विद द हेल्प ऑफ दिस स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर। अगर आपको डायग्राम में एरो नजर आ रहा है तो ये स्टॉक आपको क्लियर कट दिख रहा होगा। ये जो स्टॉक है बेटा इसको नाम दिया जाता है ओवेरियन लिगामेंट। सो विद द हेल्प ऑफ ओवेरियन लिगामेंट जो ओवरी है वो किसके साथ अटैच्ड है? इट इज अटैच्ड विद द वॉल ऑफ यूट्रस, दोनों तरफ से। ठीक है? इसके अलावा जो बेटा आपकी ओवरी है और जो आपका यूट्रस है वो इन टर्न बॉडी वॉल से भी अटैच है, क्योंकि आपको पता है आपकी बॉडी कैसी होती है? हॉलो होती है ना।
हॉलो बॉडी के अंदर अगर आप कोई ऑर्गन रखोगे तो बेटा ऑर्गन क्या होगा, नीचे स्लिप नहीं कर जाएगा। कोई भी चीज है अगर आप हॉलो कैविटी के अंदर रखोगे तो वो तो नीचे ही गिरेगी ना। लेकिन अगर आपने उस ऑर्गन को एक पर्टिकुलर जगह पोजीशन पे लगा के रखना है तो आपने समहाउ उस ऑर्गन को बेटा पीछे से अपनी बॉडी वॉल के साथ क्या करना है, अटैच भी तो करना है, अदरवाइज तो ऑर्गन तो नीचे स्लिप हो जाएगा। पॉइंट समझ रहे हो? तो यूट्रस हो गया, ओवरी हो गया, ये आपकी बॉडी वॉल से भी अटैच है। कैसे अटैच है? विद द हेल्प ऑफ अ लिगामेंट, दैट लिगामेंट इज कॉल्ड ब्रॉड लिगामेंट। ब्रॉड इसलिए बोला गया क्योंकि बहुत बड़ा और चौड़ा होता है, समझ रहे हो? तो दो चीजें ध्यान में रखो, ओवरी यूट्रस की वॉल से अटैच है ताकि ओवरी एक पोजीशन पे लोकेट रहे। कैसे अटैच है? विद द हेल्प ऑफ ओवेरियन लिगामेंट। उसके अलावा आपकी जो ओवरी है और इवन जो यूट्रस है वो बॉडी वॉल से भी अटैच है, बैक साइड से। कैसे अटैच है? विद द हेल्प ऑफ ब्रॉड लिगामेंट। सो दिस इज बेसिकली द अटैचमेंट ऑफ ओवरी। ओवरऑल बेटा अगर ओवरी का फंक्शन पूछा गया कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द ओवरी इन केस ऑफ फीमेल, तो वेरी क्लियर है कि ओवरी प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है, तो इसका सबसे इंपॉर्टेंट काम होगा ओवम का फॉर्मेशन। ओवम मींस एग फॉर्मेशन, क्लियर। और दूसरा बेटा इसका मेन काम होगा हार्मोन का सिक्रेशन। कौन से दो हार्मोन्स हैं? वन इज एस्ट्रोजन, अनदर इज प्रोजेस्टेरॉन। तो आपको पता होना चाहिए कि फीमेल में ओवरी दो काम करेगी। पहला काम है ओवम का सिक्रेशन यानी कि एग फॉर्मेशन, और दूसरा है ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन का सिक्रेशन। एक और इंपॉर्टेंट चीज बेटा आप ध्यान में रखोगे कि फीमेल में दो ओवरी होती हैं, ठीक है। दोनों ओवरी सेम टाइम पे एग प्रोड्यूस नहीं करती हैं। नॉर्मली क्या होता है कि जैसे एक मंथ में एक ओवरी ने एग प्रोड्यूस किया तो सेकेंड मंथ में दूसरी ओवरी एग प्रोड्यूस करेगी। पॉइंट इज क्लियर? तो दैट मीन्स कि एक नॉर्मल फीमेल में, एक नॉर्मल हेल्दी फीमेल में दोनों ओवरी मिलके एक साल में कितने एग प्रोड्यूस करेंगी बेटा? 12। समझ रहे हो? एक कितने करती है? 6, तो दो मिलके कितने करेंगी? 12। एक तो ये चीज आप ध्यान में रखो, क्लियर। अब दूसरा क्या है कि अगर बाय चांस अगर ऐसा होता है कि हमने फीमेल की दोनों ओवरी में से एक ओवरी सर्जिकली रिमूव कर दी तो उस फीमेल में सिर्फ एक ही ओवरी बचेगी, ठीक है। अब क्वेश्चन आपके पास ये है कि वो ओवरी कितने एग प्रोड्यूस करेगी। तो अब एक चीज ध्यान से सुनो, अगर आप दो में से बेटा एक ओवरी रिमूव करते हो, क्लियर, तो एक ही ओवरी बची, तो उस ओवरी के ऊपर आ जाता है पॉजिटिव फीडबैक। कहने का मतलब कि वो ओवरी फिर लगातार एग प्रोड्यूस करेगी। लगातार मतलब हर महीने। तो अगर तो देखो दो ओवरी हैं तो दोनों ओवरी ऑल्टरनेट मंथ में एग प्रोड्यूस करेंगी, तो इस हिसाब से दोनों ने 6 एग प्रोड्यूस करे, तो टोटल एक साल में कितने एग प्रोड्यूस हुए? 12, ठीक है। लेकिन बाय चांस अगर मैंने उस फीमेल की दोनों ओवरी में से एक ओवरी को सर्जिकली रिमूव कर दिया तो उसकी बॉडी में तो बेटा एक ही ओवरी बची, फिर वो ओवरी हर मंथ एग प्रोड्यूस करती है, तो उस केस में भी कितने एग प्रोड्यूस होंगे आपके पास? टोटल 12 एग प्रोड्यूस। ठीक है, ये क्वेश्चन आई थिंक सबको समझ में आ गया होगा। क्लियर हो गया बेटा जो मैंने बताया अभी? मैम दोबारा बता दो एक बार। मैं ये बोल रही थी बेटा कि फीमेल में जो दोनों ओवरी प्रेजेंट हैं उसमें से जो दोनों ओवरी हैं वो ऑल्टरनेट मंथ में एग प्रोड्यूस करती हैं। जैसे फर्स्ट मंथ में अगर राइट ओवरी एग प्रोड्यूस करेगी तो सेकंड मंथ में लेफ्ट ओवरी एग प्रोड्यूस करेगी। तो एक ओवरी एक साल में कितने एग प्रोड्यूस कर रही है? ओनली 6। तो आपके पास दो ओवरी हैं तो टोटल कितने एग प्रोड्यूस हुए एक साल में? 12 एग प्रोड्यूस हुए, ठीक है। लेकिन अगर बाय चांस उस दोनों में से आपने एक ओवरी को सर्जिकली रिमूव कर दिया फीमेल की बॉडी से, तो फीमेल की बॉडी में एक ही ओवरी बची, तो फिर वो एक ओवरी हर महीने एग प्रोड्यूस करेगी। पॉइंट इज क्लियर? हर महीने करेगी तो मतलब वो साल में 12 प्रोड्यूस करेगी। लेकिन अगर दो हैं तो दो फिर ऑल्टरनेट प्रोड्यूस करती है। ओके मैम। ठीक है, तो ये क्वेश्चन ना मल्टीपल चॉइस में पूछा जाता है कि एक नॉर्मल फीमेल में दो ओवरी होती हैं तो एक साल में एक ओवरी कितने एग प्रोड्यूस करती है? तो क्या आंसर करोगे उस केस में? एक साल में एक ओवरी कितने एग प्रोड्यूस करेगी? 6 एग, ठीक है। हाँ, अगर दोनों ओवरी का मिला के पूछा गया एक साल में तो कितना बताओगे? 12। 12, 12 इज द राइट आंसर। और अगर एक ओवरी आपने सर्जिकली रिमूव कर दी तो पीछे सिर्फ एक ही ओवरी बची,
अब वो ओवरी एक साल में कितने एग प्रोड्यूस करेगी? 12। 12, बिल्कुल 12, बिल्कुल सही। ठीक है, ये याद में रखना है, मल्टीपल चॉइस में पूछा जाता है क्वेश्चन आपसे बहुत कॉमनली। अच्छा बेटा, इसके बाद जो सेकंड पार्ट आपके पास आता है दैट इज अ फैलोपियन ट्यूब। फैलोपियन ट्यूब को देखो ओविडक्ट भी बोला जाता है या फिर इनको यूट्राइन डक्ट भी बोला जाता है। क्यों? क्योंकि दोनों तरफ से जो फैलोपियन ट्यूब है वो किस में एंटर करती है? यूट्रस में। दैट इज व्हाई दीज आर कॉल्ड यूट्राइन डक्ट। अच्छा, ओविडक्ट क्यों बोला जाता है? क्योंकि दोनों डक्ट क्या कैरी करती हैं? ओवा यानी कि एग, इसलिए आप इनको क्या बोलते हो? ओविडक्ट। ठीक है। अब फीमेल के केस में बेटा जो फैलोपियन ट्यूब है वो पेयर्ड है, 2 इन नंबर और 1 पेयर। लेंथ कितनी है? 10 से 12 सेंटीमीटर है। क्लियर। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, फैलोपियन ट्यूब होती है हॉलो। हॉलो का मतलब अंदर से खाली। और फैलोपियन ट्यूब की जो वॉल है बेटा, इट इज लाइंड बाय विच काइंड ऑफ एपिथेलियम? सिलेटेड एपिथेलियम। ठीक है। अब आपको पता होना चाहिए कि सिलेटेड एपिथेलियम का मतलब क्या होगा? The epithelial cell which have the cilia। अब क्वेश्चन ये है कि फैलोपियन ट्यूब की जो वॉल है वो सिलिएटेड एपिथेलियम की क्यों बनी है? अब सुनो ध्यान से। फीमेल की बॉडी में बेटा जब दोनों ओवरी मतलब अपने अपने रिस्पेक्टिवली जब वो एग प्रोड्यूस करती हैं, तो ओवरी एग बनाने के बाद उसको रिलीज कर देती है। तो जब ओवरी से एग निकलेगा तो प्रोसेस को बेटा ओव्यूलेशन बोला जाता है। क्या बोला जाता है? ओव्यूलेशन। ठीक है। तो जैसे ही ओवरी से एग निकला तो उस एग को कौन कैप्चर करेगा? फैलोपियन ट्यूब। कहने का मतलब वो एग किस में एंटर होगा? फैलोपियन ट्यूब में। अब आपको पता है कि जो एग है बेटा वो नॉन मोटाइल होता है। ठीक है। अगर हम मेल गैमीट की बात करें स्पर्म की, तो स्पर्म कैसा होता है? मोटाइल होता है। लेकिन ओवम यानी कि एग कैसा होता है? नॉन मोटाइल। अब आप अगर डायग्राम की तरफ चलो ध्यान से, एक बार आप डायग्राम देख लो जरा, फिर आपको पूरी कहानी समझ में आएगी। ये देखो, ये ओवरी है आपके पास, एरो देखो ध्यान से। ठीक है। ओवरी ने एग रिलीज करा, कर दिया। अब उस एग ने कहाँ एंटर होना है? फैलोपियन ट्यूब में। अब फैलोपियन ट्यूब अगर आप देखो बेटा, इतनी लंबी फैलोपियन ट्यूब है, 10 से 12 सेंटीमीटर लंबी है। अल्टीमेटली देखो फैलोपियन ट्यूब किस में एंटर हो रही है? यूट्रस में एंटर हो रही है। तो हमारा मेन मोटो क्या है कि हमने एग को आगे कन्वे करना है। फैलोपियन ट्यूब में अगर आपने एग को आगे कन्वे करना है तो एग बेटा खुद नहीं जा सकता। क्यों? क्योंकि एग तो नॉन मोटाइल है। तो हमें क्या करना पड़ेगा? एग को पुश करना पड़ेगा। तो इसी वजह से जो फैलोपियन ट्यूब की वॉल है बेटा, इट इज लाइंड बाय सिलिएटेड एपिथेलियम। तो जैसे वो सीलिया बीट करेंगे तो दैट विल पुश द ओवम, दैट विल पुश द एग। ठीक है। इसी वजह से फैलोपियन ट्यूब की वॉल किस तरह की होती है? इट इज मेड अप ऑफ सिलिएटेड एपिथेलियम। आई थिंक ये पॉइंट सब बच्चों को क्लियर हो गया होगा। अपार्ट फ्रॉम दिस बेटा, इसमें बताते हैं कि जो फैलोपियन ट्यूब है वो 3-4 पार्ट्स में डिवाइड है। ठीक है। अगर आप डायग्राम में ध्यान से देखो, मैं फिर से एक बार डायग्राम आपको दिखा रही हूँ, तो जस्ट लुक एट द डायग्राम। ये वाला जो डायग्राम आपके पास है इसको जरा ध्यान से देखो। ये डायग्राम में ये फैलोपियन ट्यूब है आपके पास। ठीक है। फैलोपियन ट्यूब का ये नीचे वाला पार्ट दिख रहा है जो फनल शेप है, थोड़ा चौड़ा सा पार्ट है, ऐसे है ना आपके पास फैलोपियन ट्यूब। ठीक है। तो ये वाला जो पार्ट है फनल शेप, इस पार्ट को क्या बोलते हैं बेटा? इनफंडीबुलम। क्या बोला जाता है इसको? इनफंडीबुलम। इनफंडीबुलम के नीचे होती है फिंगर लाइक प्रोजेक्शन। दीज फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस आर कॉल्ड फिम्ब्रे। क्या बोला जाता है इनको? फिम्ब्रे। तो जैसे ही बेटा ओवरी से एग निकला, फिम्ब्रे ने फटाफट से एग को क्या करना है? कैप्चर करना है। एग को पकड़ लिया तो एग कहाँ चला गया? इनफंडीबुलम में चला गया। ठीक है। इनफंडीबुलम के बाद जो अगला पार्ट है वो ये वाला है, द लॉन्ग पार्ट ऑफ फैलोपियन ट्यूब। ये वाला जो लॉन्ग पार्ट है बेटा, इसको बोला जाता है एम्प्यूला। क्या बोला जाता है इसको? एम्प्यूला। एम्पुला के बाद आपकी फैलोपियन ट्यूब का जो ये वाला पार्ट है, दिस पोर्शन। ठीक है। जो बिल्कुल ऐसे जंक्शन पे आ रहा है, क्योंकि उसके बाद तो यूट्रस स्टार्ट हो जाता है। ये फैलोपियन ट्यूब का ये वाला पार्ट, दिस इज कॉल्ड इस्थमस। और इस्थमस फाइनली कहाँ खुल गया? यूट्रस में। तो जैसे ही इस्थमस यूट्रस में खुलेगा तो उस लास्ट पार्ट को बोला जाता है यूटेराइन पार्ट। तो दैट मीन्स कि फैलोपियन ट्यूब में बेटा टोटल आपके पास आते हैं 4 पार्ट। पहला पार्ट है इनफंडीबुलम, जिसमें होते हैं फिम्ब्रे विच आर द फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, जो किसका कलेक्शन करते हैं? एग का। ठीक है।
तो नीचे की तरफ अगर आप देखो ना डायग्राम में भी, अगर आपको मेरी स्क्रीन दिख रही होगी तो मैं आपको बता रही हूँ कि यहाँ पर नीचे एक ओपनिंग होती है, इस ओपनिंग को क्या बोलते हैं, ऑस्टियम। तो जैसे ही फिम्ब्रे ने एग को पकड़ा तो वो ऑस्टियम के थ्रू इनफंडिबुलम में चला गया, काम खत्म। इनफंडिबुलम के बाद क्या आता है, एम्पुला, जो लंबा पार्ट है आपके फैलोपियन ट्यूब का, ये धीरे धीरे एग को क्या करेगा, आगे की तरफ पुश करेगा। क्लियर। फिर आता है इस्थमस, जो लास्ट पार्ट बोला जाता है, मतलब फैलोपियन ट्यूब का छोटा सा नैरो पार्ट लास्ट में जाके, जो अल्टीमेटली यूट्रस में ओपन करेगा। और फिर आता है बेटा यूट्राइन पार्ट, मतलब ये इस्थमस के बाद वाला पार्ट है जो यूट्रस में खुल जाता है, यूट्राइन कैविटी में ओपन हो जाता है। ठीक है, सो दैट पार्ट इज कॉल्ड यूट्राइन पार्ट। तो फैलोपियन ट्यूब में टोटल 4 पार्ट्स आते हैं, इनफंडिबुलम, एम्पुला, इस्थमस, यूट्राइन पार्ट। फैलोपियन ट्यूब का अगर फंक्शन पूछा गया बेटा तो पहला फंक्शन होता है कलेक्शन ऑफ एग या ओवम। ठीक है, एग को कलेक्ट करेगा। दूसरा, इट हेल्प इन द कंडक्शन ऑफ एग, एग को आगे कंडक्ट भी करेगा क्योंकि इट इज लाइंड बाय सिलीटेड एपिथेलियम। तीसरा बेटा वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज द साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन। जो फैलोपियन ट्यूब में एम्पुला पार्ट है वहां पर क्या होती है, फर्टिलाइजेशन। एंड व्हाट इज फर्टिलाइजेशन, इट इज द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट। तो मेल एंड फीमेल गैमीट कहाँ फ्यूज होते हैं, फैलोपियन ट्यूब में। तो फैलोपियन ट्यूब किसकी साइट मानी जाती है, इट इज अ साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन। तो ये करना है बेटा आपने रिगार्डिंग द फैलोपियन। ये देखो डायग्राम है आपकी, डायग्राम बिल्कुल एनसीईआरटी का क्लियर डायग्राम है बेटा। अगर आप ध्यान से देखो तो दिस लोअर फनल शेप पार्ट इज कॉल्ड इनफंडिबुलम। इनफंडिबुलम के नीचे जो ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस हैं इनको बेटा फिम्ब्रे बोला जाता है, जो एग को कलेक्ट करेंगे। इनफंडिबुलम आगे जाके ओपन हो गया नैरो पार्ट में विच इज कॉल्ड द एम्पुला, जो लंबा पार्ट है फैलोपियन ट्यूब का सबसे ज्यादा। और एम्पुला फर्दर ओपन करता है इस पोर्शन में जो ऐसे आपको मिल रहा है बिल्कुल जंक्शन पे, दिस पार्ट इज कॉल्ड इस्थमस। इस्थमस का बेटा मतलब ही जंक्शन होता है, जंक्शन किसके बीच में, फैलोपियन ट्यूब एंड यूट्रस के बीच में। तो इस पार्ट को हमने क्या नाम दे दिया, इस्थमस। अब इस्थमस में ये लास्ट वाला पार्ट अगर आप देख रहे होगे स्क्रीन पे जहां मेरा एरो है, बिल्कुल आप यहाँ क्लियरली देखो, दिस पार्ट इज कॉल्ड यूट्राइन पार्ट। क्यों, क्योंकि इसके बाद अल्टीमेटली यूट्रस स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, सो दैट इज बेसिकली रिगार्डिंग द फैलोपियन। अब फैलोपियन ट्यूब के बाद बेटा जो नेक्स्ट पार्ट ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में पढ़ोगे दैट इज नोन एज यूट्रस। यूट्रस वो पार्ट है जिसमें मदर बच्चे को कैरी करती है फॉर द 9 मंथ ऑफ द प्रेगनेंसी पीरियड। और अगर आप फीमेल में बेटा यूट्रस की बात करो तो व्हेन यू लुक एट द डायग्राम, तो डायग्राम में देखो ये वाला पार्ट आपको नजर आ रहा है यूट्रस का, जो ऊपर की तरफ है डोम शेप, इस पार्ट को नाम दिया जाता है फंडस। ठीक है, क्या बोला जाता है इस पार्ट को, फंडस। फिर ये वाला पार्ट आपको नजर आ रहा है नीचे की तरफ जहां मैंने एरो लगाया है, जो वी शेप पार्ट है, दिस पार्ट इज कॉल्ड कॉर्नुआ। क्या बोला जाता है इस पार्ट को, कॉर्नुआ। फिर नीचे की तरफ ये वाला जो पार्ट आपके पास है, बेसिकली जहां होता है बेबी फॉर द 9 मंथ ऑफ प्रेगनेंसी पीरियड, इस पार्ट को क्या बोला जाता है, बॉडी। व्हाट इज द नेम, बॉडी। और बॉडी के नीचे बेटा ये वाला नैरो पार्ट, दिस इज द नैरो पार्ट ऑफ यूट्रस। एंड व्हाट इज द नैरो पार्ट ऑफ यूट्रस, सर्विक्स। ऑलवेज रिमेंबर, सर्विक्स क्या है, यूट्रस का नैरो पार्ट है। तो यूट्रस में बेटा 4 पार्ट है, एक तो ऊपर की तरफ फंडस, फिर बीच में कॉर्नुआ, यहाँ पर बॉडी, और सबसे नीचे नैरो पार्ट को क्या बोला जाता है, सर्विक्स। ठीक है। और अगर आप डायग्राम को ध्यान से देखो तो बेटा आपको यूट्रस की वॉल में 3 लेयर भी नजर आती है। देखो सबसे बाहर वाली लेयर को क्या लेबल किया गया है, पेरीमेट्रियम। पेरीमेट्रियम बनी होती है स्क्वैमस एपिथेलियम की बहुत पतली लेयर है। बीच वाली लेयर को लेबल करा गया है मायोमेट्रियम। मायोमेट्रियम में बेटा मायो वर्ड कहाँ से आता है, मसल से, यानी कि इस लेयर में क्या प्रेजेंट होंगे, स्मूथ मसल। कौन से मसल प्रेजेंट होंगे, स्मूथ मसल, इसीलिए आप इस लेयर को क्या नाम दोगे, मायोमेट्रियम। ठीक है। फिर उसके बाद सबसे अंदर की तरफ देखो, द इनर मोस्ट लेयर, दिस इनर मोस्ट लेयर इज गिवन द नेम एंडोमेट्रियम। क्या नाम है, एंडोमेट्रियम। तो ऑलवेज रिमेंबर
कि यूट्रस की वॉल में बेटा 3 लेयर होती है। बाहर से अंदर की तरफ अगर आप आओ तो सबसे बाहर कौन सी लेयर है? पेरीमेट्रियम। बीच में कौन सी है? मायोमेट्रियम। और सबसे अंदर की तरफ कौन सी है? एंडोमेट्रियम। ठीक है। और अगर आपसे अरेंजमेंट पूछा गया इनर टू आउटर, तो इनर टू आउटर में सबसे अंदर की तरफ कौन सी है? एंडोमेट्रियम। बीच में मायोमेट्रियम और सबसे बाहर की तरफ पेरीमेट्रियम। क्लियर? अरेंजमेंट जरूर याद करो, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैं समझा रही हूँ। अब फंक्शन सुनो। एंडोमेट्रियम अगर आपको याद हो बेटा, तो मैंने स्टार्टिंग में आपको इम्प्लांटेशन बताई थी एक टॉपिक ना, अगर आपको याद हो तो एंडोमेट्रियम जो है वो ग्लैंडुलर एपिथेलियम की बनी है। ग्लैंडुलर मींस उसमें ग्लैंड प्रेजेंट है। तो एंडोमेट्रियम बेटा दो चीजों में अपना रोल प्ले करेगा। पहली बात, एंडोमेट्रियम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्प्लांटेशन। नाउ यू नो व्हाट इज इम्प्लांटेशन? इम्प्लांटेशन का मतलब होता है जब ब्लास्टुला यूट्रस की वॉल में फिट हो जाएगा। तो जैसे ही ब्लास्टुला यूट्रस की वॉल में फिट होता है बेटा, तो उसको बोला जाता है इम्प्लांटेशन। तो उस टाइम से माना जाता है कि फीमेल प्रेग्नेंट है। दैट विल स्टार्ट द प्रेगनेंसी पीरियड। तो एंडोमेट्रियम किस काम में हेल्प करती है? इम्प्लांटेशन में। ठीक है। दूसरा, एंडोमेट्रियम टूटती है हर मंथ फीमेल की बॉडी में, और जब ये टूटती है तो हैवी अमाउंट में ब्लड लॉस होता है थ्रू द वेजाइनल ओपनिंग, यानी कि एंडोमेट्रियम मेंस्ट्रुअल साइकिल में रोल प्ले करती है। और इसका मैंने एक आइडिया आपको दिया था जब हमने फर्स्ट चैप्टर पढ़ा था। तो एंडोमेट्रियम जब टूटेगी इट रिजल्ट इनटू मेंसेस। तो यानी कि एंडोमेट्रियम दो फंक्शन परफॉर्म करती है। पहला, इट हेल्प इन इम्प्लांटेशन, एंड दूसरा, इट इज इन्वॉल्व इन मेंस्ट्रुअल साइकिल। हर महीने टूटेगी, फिर हर महीने बनती है। जब टूटती है तो मेंसेस होते हैं, और जब बनती है तो तब मेंसेस नहीं होते। ठीक है। फिर सेकंड लेयर मैंने आपको बताई मायोमेट्रियम, जो बिल्कुल बीच वाली लेयर है। अब मायो में बेटा, मायो वर्ड का मतलब क्या होता है? मसल्स। और कौन से मसल प्रेजेंट होते हैं? स्मूथ मसल। अब आपको ये पता होना चाहिए कि व्हाट इज द रोल ऑफ मायोमेट्रियम। तो मायोमेट्रियम में क्या होता है बेटा, जब फीमेल 9 मंथ के लिए प्रेग्नेंट होती है, फिर जब उसमें प्रेगनेंसी पीरियड फिनिश हो जाता है, तो फिर पार्टुइशन होता है, व्हिच इज कॉल्ड चाइल्ड बर्थ। ठीक है। तो चाइल्ड बर्थ के लिए यूट्रस में स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन होती है जो बच्चे को नीचे की तरफ पुश करती है। पॉइंट समझ रहे हो? अब वो स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन किसकी वजह से हो रही है? द स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन आर ड्यू टू द स्मूथ मसल। और वो स्मूथ मसल कहाँ पर है? मायोमेट्रियम में। तो यानी कि जो मायोमेट्रियम है, इट अंडरगो वेरी स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन एट द टाइम ऑफ चाइल्ड बर्थ। तो मायोमेट्रियम बेटा किस काम में हेल्प करेगा? इट हेल्प इन द चाइल्ड बर्थ। ठीक है। तो इन दोनों लेयर के फंक्शन खास आप ध्यान में रखो, क्योंकि इन दोनों के फंक्शन बहुत कॉमनली मल्टीपल चॉइस में पूछे जाते हैं। पेरीमेट्रियम बाहर वाली लेयर है, पतली लेयर है, सिर्फ कवरिंग का काम करती है, उसके अलावा उसका कोई फंक्शन नहीं है। फंक्शन वाइज दो इंपॉर्टेंट है, वन इज मायोमेट्रियम, अनदर इज एंडोमेट्रियम। मायोमेट्रियम का काम क्या है? इट हेल्प इन द चाइल्ड बर्थ। और एंडोमेट्रियम के कितने फंक्शन हैं? दो। पहला फंक्शन इम्प्लांटेशन, और दूसरा फंक्शन इट प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन मेंस्ट्रुअल साइकिल। ठीक है बेटा, तो ये आप लोगों ने करना था रिगार्डिंग द यूट्रस। और यूट्रस का जो नैरो पार्ट है, उस नैरो पार्ट को क्या बोला जाता है? सर्विक्स। और सर्विक्स के अंदर आप देखो तो एक कैनाल आपको नजर आती है। व्हाट इज द नेम ऑफ द कैनाल? सर्विकल कैनाल। क्या नाम है उसका? सर्विकल कैनाल। ठीक है। और सर्विकल कैनाल आगे जाके बेटा किस में ओपन होगा? वेजाइना में, विच इज द लास्ट पार्ट ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अब वेजाइना जो है बेटा, उसमें ना वेजाइना और सर्विकल कैनाल दोनों मिलके बर्थ कैनाल बनाती है। यानी कि जब बच्चे का बर्थ होता है तो ये वेजाइना और सर्विकल कैनाल ऐसे डायलेट हो जाती है, खुल जाती है, ताकि जो बेबी है वो इजिली बाहर आ सके। तो वेजाइना का अगर फंक्शन पूछा गया तो पहला फंक्शन आप क्या बताओगे? इट हेल्प इन द बर्थ। चाइल्ड बर्थ में हेल्प करेगा, क्योंकि बच्चे ने तो वेजाइनल ओपनिंग से ही बाहर आना है। ठीक है। दूसरा, इट एक्ट एज अ पैसेज फॉर मेंस्ट्रुअल फ्लो। जो भी मेंसेस में ब्लड लॉस होता है फीमेल की बॉडी में, वो भी वेजाइनल ओपनिंग के थ्रू ही बाहर निकलता है बॉडी से। ठीक है। तीसरा, वेजाइना रिसीव द पीनिस एट द टाइम ऑफ सेक्सुअल इंटरकोर्स। यानी कि जब मेल और फीमेल में सेक्सुअल कांटेक्ट होता है
तो वेजाइनल ओपनिंग के थ्रू ही पेनिस इंसर्ट किया जाता है ताकि पेनिस इजैक्यूलेट करे सीमेन को फीमेल की बॉडी के अंदर। तो यानी कि वेजाइना के टोटल कितने फंक्शन हो गए बेटा? 3 फंक्शन। पहला, इट हेल्प इन द चाइल्ड बर्थ। दूसरा, इट एक्ट एज अ पैसेज फॉर द मेंस्ट्रुअल फ्लो और द मेंसेस। एंड तीसरा, इट रिसीव द पेनिस ड्यूरिंग द टाइम ऑफ सेक्सुअल इंटरकोर्स। हाँ जी बेटा, इतना क्लियर हो गया आप लोगों को? अच्छा बेटा, इसमें जो लास्ट लेक्चर में आप लोगों ने स्टार्ट करा था दैट वाज फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ठीक है? अभी फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम हमने स्टार्ट करा था लास्ट लेक्चर में। तो इसमें मैंने सबसे पहले आप लोगों को थोड़ा बताया था रिगार्डिंग द डिसऑर्डर्स ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो हमारे रह गई थी। और फिर इसमें हमने मेल सेक्सुअल एक्ट पढ़ा था, ठीक है? और देन उसके बाद मैंने आपको स्टार्ट करवाया था फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जिसमें हमने पढ़ा एक्सक्यूज मी था। मैम। हाँ जी बेटा। मैम एक बार जो फोर्थ डिसऑर्डर है वो दोबारा बता दो। फोर्थ डिसऑर्डर, वन सेकेंड। हाइड्रोसील है बेटा। ये बेसिकली आप लोगों ने पढ़ा था ना कि टेस्टिस के जो सबसे बाहर वाली कवरिंग है उसको ट्यूनिका वेजिनालिस बोला जाता है, ठीक है? तो ट्यूनिका वेजिनालिस फर्दर 2 लेयर्स की बनती है, एक पेराइटल लेयर और एक विसरल लेयर। तो उन दोनों लेयर के बीच में जो स्पेस है उसमें लिक्विड प्रेजेंट होता है जो एक तरीके का कुशन का काम करता है, बिकॉज इट प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू द टेस्टिस फ्रॉम एनी काइंड ऑफ शॉक। तो अगर उस लिक्विड का अमाउंट किसी इंफेक्शन की वजह से बढ़ जाए तो वो ज्यादा अमाउंट में इकट्ठा हो जाएगा जिससे कि हमें स्वेलिंग देखने को मिलेगी टेस्टिस के अराउंड। तो इस कंडीशन को हाइड्रोसील बोला जाता है, ठीक है? मैम तो ये टेम्पररी टाइम के लिए होता है? बेटा ये तो किसी इन्फेक्शन में हो सकता है, ये जनरली ऐसे नहीं हो जाती है। इन्फेक्शन में हो सकता है, हाँ वो टेम्पररी है, अपना मेडिकेशन से ठीक भी हो सकता है वो। ओके मैम। अच्छा, जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम हमने स्टार्ट करा था उसमें मैंने अरेंजमेंट आपको बताया था। तो बेटा अरेंजमेंट में प्राइमरी सेक्स ऑर्गन देखना था हमने, 1 पेयर ऑफ ओवरी। सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन में 1 पेयर ऑफ ओविडक्ट है, यूट्रस है, वेजाइना है, सर्विक्स है। असेसरी सेक्स ग्लैंड में 3 है, लेसर वेस्टिबुलर, ग्रेटर वेस्टिबुलर, देन मेमेरी ग्लैंड्स। और फिर आता है एक्सटर्नल जेनिटलिया व्हिच इज आल्सो नोन एज वल्वा। तो यहाँ पर जो हमने प्राइमरी सेक्स ऑर्गन स्टार्ट करा था ओवरी, ओवरी के मैंने 2 मेन फंक्शन आपको बताए थे, एक तो ओवम का फॉर्मेशन और एक हार्मोन का सिक्रेशन। कौन से 2 हार्मोन है? एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन। उसके बाद हमने पढ़ा था फैलोपियन ट्यूब ओविडक्ट के बारे में जिनको यूट्राइन डक्ट भी बोला जाता है। 1 पेयर है, 10 to 12 सेंटीमीटर लॉन्ग है बेटा। इनकी जो इंटरनल वॉल है इट इज लाइंड बाय सिलिएटेड एपिथेलियम, क्योंकि जब वो सीलिया बीट करेंगे तो ओवम ऊपर की तरफ मूव करेगा। ओवरऑल जो आपकी फैलोपियन ट्यूब में 4 पार्ट्स आपको नजर आते हैं। पहला पार्ट इन्फंटिबुलम, दूसरा एम्पुला, तीसरा इस्थमस, चौथा आपके पास है यूटेराइन पार्ट। फैलोपियन ट्यूब के ओवरऑल फंक्शन अगर आपसे पूछे गए तो पहला फंक्शन है कि ये ओवम को कैप्चर करेगा, ठीक है, क्योंकि फिम्ब्रेई जो होते हैं दे हेल्प इन द कैप्चरिंग ऑफ ओवम। दूसरा, ये ओवम का कंडक्शन करेगा क्योंकि इसमें सिलिएटेड एपिथेलियम है। और तीसरा, इट इज अ साइट फॉर फर्टिलाइजेशन। फैलोपियन ट्यूब के अंदर ही स्पर्म और एग आपस में क्या होते हैं? फ्यूज होते हैं। ये डायग्राम मैंने आपको बताया था लास्ट टाइम। अगर आप ये नीचे की तरफ देखो बेटा, ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस है जिनको फिम्ब्रे बोला जाता है। दे ओपन इनटू अ फनल व्हिच इज नोन एज इन्फंटिबुलम। इन्फंटिबुलम के आगे लॉन्ग पार्ट आता है व्हिच इज नोन एज एम्पुला। और एम्पुला का जो लास्ट पार्ट है उसको इस्थमस बोला जाता है। इस्थमस जो है वो ब्रिज का काम करता है बिटवीन फैलोपियन ट्यूब एंड यूट्रस। तो इस्थमस के बाद ये जो लास्ट हल्का सा पोर्शन आपको नजर आता है दिस इज यूट्राइन पार्ट, क्योंकि वो अल्टीमेटली यूट्रस में खुलेगा। यानी कि फैलोपियन ट्यूब के बाद नेक्स्ट पार्ट आता है यूट्रस। तो यूट्रस में मैंने बताया था कि बॉडी मतलब जो यूट्रस है वो 4 पार्ट्स में डिवाइड है। ऊपर वाले पार्ट को बोला जाता है फंडस जो ये डोम शेप है। फिर ये वाला जो बीच में पार्ट है दिस इज कॉल्ड कॉर्नुआ। कॉर्नुआ के नीचे वाले पार्ट को बोला जाता है बॉडी, जहां पर एम्ब्रियो प्रेजेंट होगा यानी कि बेबी प्रेजेंट होगा। और यूट्रस का जो लोअर नैरो पार्ट है दैट इज कॉल्ड सर्विक्स। और सर्विक्स के अंदर एक कैनाल है विच इज कॉल्ड सर्विकल कैनाल। यानी कि जो यूट्रस का लास्ट नैरो पार्ट है सर्विक्स वो आगे जाके ओपन करता है वेजाइना में, जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का लास्ट पार्ट है। वेजाइना जो है वो सर्विकल कैनाल के साथ मिलके बर्थ कैनाल बनाता है।
क्योंकि फीमेल में क्या होता है बेटा कि जब चाइल्ड बर्थ होता है तो चाइल्ड बर्थ के टाइम पे जो सर्विकल कैनाल है और जो वेजाइनल ओपनिंग है वो ब्रॉड हो जाती है, बहुत ज्यादा खुल जाती है, डाइलेट हो जाती है, ताकि जो बेबी है वो इजिली बाहर निकल सके। ठीक है, तो इसके लिए सर्विकल कैनाल और वेजाइना जब दोनों डाइलेट होंगे चाइल्ड बर्थ के टाइम पे, इट रिजल्ट इनटू द फॉर्मेशन ऑफ बर्थ कैनाल, जिसके थ्रू बेबी आता है बाहर। वेजाइनल ओपनिंग जो बेटा फीमेल में होगी, इट इज कवर्ड बाय अ पार्शियल मेम्ब्रेन, एक मेम्ब्रेन से कवर होती है जिसको हाइमन बोला जाता है। हाइमन जो है वो बेसिकली आपके पास कवरिंग है जो वेजाइनल ओपनिंग को कवर अप करती है। क्लियर, उसके बारे में आगे डिटेल में भी पढ़ेंगे। उसके अलावा बेटा फीमेल के केस में जो वेजाइना है उसमें जो पीएच है वो एसिडिक रहती है। एसिडिक पीएच का बेनिफिट ये रहता है कि फीमेल के वेजाइनल एरिया में किसी भी तरह का बैक्टीरियल इन्फेक्शन या बैक्टीरियल ग्रोथ पॉसिबल नहीं हो पाती, कोई इन्फेक्शन नहीं हो पाता, क्योंकि वहां पे एसिडिक पीएच है। तो वो एक तरीके से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है फीमेल वेजाइना को। और मैंने ये भी बताया था कि यूट्रस में बेटा टोटल 3 लेयर्स आपके पास हैं। इनर टू आउटर अरेंजमेंट में जो इनर सबसे अंदर एंडोमेट्रियम, उसके बाहर मायोमेट्रियम, उसके बाहर पेरीमेट्रियम। एंडोमेट्रियम में मैंने 2 फंक्शन बताए थे, एक तो इम्प्लांटेशन करेगा और दूसरा बेटा ये एंडोमेट्रियम शेड होती है हर मंथ फीमेल में। दिस रिजल्ट इनटू द फॉर्मेशन ऑफ मेंसेस। ठीक है, मायोमेट्रियम जो बीच वाली लेयर है, इट इज मेड अप ऑफ स्मूथ मसल। तो जब मायोमेट्रियम में स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन होगा तो ऑब्वियसली बेटा ये चाइल्ड बर्थ में हेल्प करेगा। तो एंडोमेट्रियम मायोमेट्रियम दोनों का रोल यानी कि फंक्शन ध्यान से याद कर लो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा बेटा, इसके बाद ना एक्सटर्नल जेनाइटेलिया का है आपका। तो एक्सटर्नल जेनाइटेलिया में देखो, पहली बात तो जो एक्सटर्नल जेनाइटेलिया है ना उसको बेसिकली नाम दिया जाता है वल्वा का। अभी पहले मुझे तो ये बताओ कि बोर्ड क्लियर नजर आ रहा है सबको यहाँ पर, सो दैट आई कैन स्टार्ट। यस मैम। ठीक है ना, लिखा हुआ क्लियर दिख रहा है बेटा सबको? यस मैम। ओके फाइन। यस मैम। अच्छा अभी सुनो, अभी फीमेल में ना हम लोगों ने एक्सटर्नल जेनाइटेलिया की बात करनी है। ठीक है, पहली बात तो बेटा जो एक्सटर्नल जेनाइटेलिया है, फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें ये बताते हैं कि देखो जो एक्सटर्नल जेनाइटेलिया होगा वो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का वो पार्ट है जो बेसिकली प्रेजेंट होता है बॉडी से बाहर, बट इट इज रिक्वायर्ड फॉर रिप्रोडक्टिव सिस्टम। है वो रिप्रोडक्टिव सिस्टम का ही पार्ट, लेकिन वो बॉडी के बाहर या बॉडी के सरफेस के ऊपर प्रेजेंट होगा। ठीक है, तो अभी अगर हम इसमें देखें कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट पार्ट्स आते हैं जो मिलके बनाते हैं एक्सटर्नल जेनाइटेलिया, जिसको कॉमनली यहाँ पर नाम दिया जाता है वल्वा। तो इसमें बेटा सबसे पहले मैं डायग्रामेटिकली समझा रही हूँ, ध्यान से समझने की कोशिश करो। देखो सबसे पहले आप लोगों के पास यहाँ पर फीमेल के लोअर एब्डोमिनल रीजन के नीचे वाली साइड पे आपके पास आते हैं सबसे पहले दिस काइंड ऑफ द एरिया। इस एरिया में बेटा एक तो फैटी टिश्यू प्रेजेंट होगा और इसमें प्रेजेंट होंगे हेयर लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, तो जो ये फैटी टिश्यू प्रेजेंट है, इस फैटी टिश्यू को यहाँ पर, यहाँ ये अगर आप देखो दिस एरिया इज मेड अप ऑफ द फैटी टिश्यू और उसके ऊपर आपको नजर आती है हेयर लाइक प्रोजेक्शन। फर्स्ट ऑफ ऑल जो ये हेयर आपके पास है बेटा, इनको नाम दिया जाता है प्यूबिक हेयर। क्या बोला जाता है इनको? प्यूबिक हेयर। ठीक है, और ये जो पूरा एरिया है, दिस होल एरिया is actually known as what? This is known as mons pubis. इसको mons pubis बोला जाता है। तो जो आपके पास एरिया है which is the first part of external genitalia, that is known as mons pubis. mons pubis बनता किस चीज का है? mons pubis बनता है, it is a cushion of fatty tissue. फैटी टिश्यू है, उसके ऊपर स्किन की कवरिंग है और स्किन के ऊपर बेटा हेयर लाइक प्रोजेक्शंस है, हेयरी प्रोजेक्शंस है। उन हेयर को क्या, उनसे हेयर बोला जाता है प्यूबिक हेयर। उसके बाद अगर आप मॉन्स प्यूबिस के नीचे की तरफ देखो तो यहाँ पर आपको नजर आएंगे 2 बहुत बड़े फ्लैशी फोल्ड्स। फ्लैशी फोल्ड्स या लिप्स लाइक फोल्ड्स नजर आते हैं। इन फोल्ड्स को यहाँ पर नाम दिया जाता है लेबिया मेजोरा। क्या बोला जाता है इनको? लेबिया मेजोरा। ठीक है, अब इन लेबिया मेजोरा के अंदर की तरफ अगर आप देखो तो बहुत ही पतले, वेरी स्मॉल साइज के और फ्लैशी फोल्ड्स आपको नजर आते हैं। एक तो फ्लैशी फोल्ड बाहर की तरफ है जिनका साइज है बड़ा,
इसलिए उनको बोलते हैं लेबिया मेजोरा। और उनके अंदर स्मॉल साइज के लिप्स लाइक फोल्ड्स हैं, इनको बेसिकली यहाँ पर नाम दिया जाता है लेबिया माइनोरा। तो एक है मेजोरा और एक है माइनोरा। मेजोरा हो गए बाहर वाले लिप्स लाइक फोल्ड, और उनके अंदर जो स्मॉल लिप्स लाइक फोल्ड हैं उनको क्या बोला जाता है, लेबिया माइनोरा। ठीक है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज बेटा कि अगर आप यहाँ पर देखो बाहर की तरफ लेबिया मेजोरा, तो लेबिया मेजोरा के भी ऊपर हेयर प्रेजेंट होंगे। अगेन दीज हेयर्स आर बेसिकली द प्यूबिक हेयर। ठीक है। और अगर हम अंदर की तरफ जाएं, अंदर की तरफ मतलब लेबिया माइनोरा में, तो लेबिया माइनोरा का बेटा जो ये वाला पार्ट है इंटीरियर पार्ट, ये इनका पोस्टीरियर पार्ट है। तो हम बात करते हैं इंटीरियर पार्ट की। तो एंटीरियर पार्ट से दोनों माइनोरा आपस में हो जाते हैं फ्यूज्ड। तो फ्यूजन से आपके पास बनता है दिस स्मॉल फिंगर लाइक प्रोजेक्शन। तो इस स्मॉल फिंगर लाइक प्रोजेक्शन को यहाँ पर नाम दिया जाता है क्लिटोरिस। क्या बोला जाता है इसको, क्लिटोरिस। तो एक आपके पास बड़े फोल्ड्स हैं विच आर ऑन द आउटर साइड, जिनके ऊपर प्यूबिक हेयर की ग्रोथ है, उनको बोला जाता है लेबिया मेजोरा। मेजोरा के अंदर स्मॉल लिप लाइक फोल्ड है, उनको बोला जाता है लेबिया माइनोरा। माइनोरा का जो एंटीरियर एंड है, मतलब एंटीरियर साइड से वो फ्यूज्ड हो जाते हैं। फ्यूजन से आपको मिलेगा वेरी स्मॉल फिंगर लाइक प्रोजेक्शन। व्हाट इज द नेम ऑफ द प्रोजेक्शन, क्लिटोरिस। ठीक है। अब क्लिटोरिस के बिल्कुल नीचे की तरफ एक ओपनिंग आपको मिलती है, वेरी स्मॉल ओपनिंग। तो इस ओपनिंग को यहाँ पर नाम दिया जाता है यूरिथ्रल ओपनिंग। क्या बोला जाता है इसको, यूरिथ्रल ओपनिंग। तो नाम से क्लियर है बेटा, यूरिथ्रल ओपनिंग से कौन सी चीज बाहर आएगी, ऑब्वियसली यूरिन बाहर आएगा, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड यूरिथ्रल ओपनिंग। तो यहाँ पर बिल्कुल क्लिटोरिस के नीचे प्रेजेंट है यूरिथ्रल ओपनिंग, व्हिच इज बेसिकली फॉर द पैसेज ऑफ यूरिन। क्लियर। उसके अलावा अगर आप यूरिथ्रल ओपनिंग के नीचे की तरफ आ जाओ बेटा, तो नीचे की तरफ हमारे पास एक अनदर ओपनिंग यहाँ पर प्रेजेंट है। So this opening is known as vaginal opening. क्या बोला जाता है इसको, vaginal opening। तो यानी कि दो ओपनिंग आपको फीमेल में क्लियर कट नजर आ रही है। वन इज यूरिथ्रल ओपनिंग जो बिल्कुल क्लिटोरिस के नीचे है, जिसके थ्रू यूरिन पास आउट होगा। ठीक है। और एक ओपनिंग आप लोगों के पास आती है वेजाइनल ओपनिंग, जो यूरिथ्रल के नीचे है। तो वेजाइनल ओपनिंग का मैं फंक्शन बेटा ऑलरेडी बता चुकी हूँ। वेजाइनल ओपनिंग से एक तो देखो बेबी पास आउट होता है ड्यूरिंग द टाइम ऑफ चाइल्ड बर्थ। दूसरा, फीमेल में जब मेंसेस होते हैं तो वो जो ब्लड लॉस होता है वो भी वेजाइनल ओपनिंग के थ्रू होगा। और तीसरा, फीमेल और मेल के बीच में जब सेक्सुअल कांटेक्ट होता है तो मेल का जो पेनिस है दैट इज एक्चुअली इंसर्टेड इनटू द वेजाइनल ओपनिंग, ताकि इजैक्यूलेशन हो सके। ठीक है, ताकि स्पर्म का ट्रांसफर हो सके। तो इस हिसाब से बेटा वेजाइनल ओपनिंग के टोटल कितने फंक्शंस हो गए, 3 फंक्शन। क्लियर। अब आप आ जाओ जरा नीचे की तरफ। अब ये जो लेबिया माइनोरा है, माइनोरा का बेटा ये जो लोअर पोर्शन है, पोस्टीरियर पार्ट है, तो पोस्टीरियर पार्ट पे जो माइनोरा है दे आर फ्यूज्ड टुगेदर। तो फ्यूजन वाले पोर्शन को बोला जाता है फॉर्कीटे। क्या बोला जाता है इसको, फॉर्कीटे, जहां पर माइनोरा क्या होते हैं, फ्यूज्ड होते हैं। ठीक है। और माइनोरा जहां पर फ्यूज्ड होंगे दैट पार्ट इज नोन एज फॉर्कीटे। तो उसके बिल्कुल नीचे यहाँ पर आपके पास एक अनदर ओपनिंग प्रेजेंट है। नाउ दिस ओपनिंग इज नोन एज द एनल ओपनिंग। क्या बोला जाता है इसको, एनल ओपनिंग। क्लियर। तो यानी कि बेटा फीमेल में 3 तरह की सेपरेट ओपनिंग है। एक है यूरिथ्रल ओपनिंग जिसके थ्रू यूरिन पास आउट होगा, वेजाइनल ओपनिंग जिसका फंक्शन मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ, और नीचे की तरफ आपके पास है एनल ओपनिंग। तो दोबारा से मैं डिस्क्राइब कर रही हूँ, कुछ बच्चे लेट ज्वाइन हुए, ध्यान से सुन लो जरा। ये जो डायग्राम है बेटा, दिस इज फॉर द एक्सटर्नल जेनिटेलिया इन केस ऑफ फीमेल, जिसको वल्वा बोला जाता है, जिसमें वो पार्ट्स हैं जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम से ही रिलेटेड हैं, बट दे आर प्रेजेंट आउटसाइड और ऑन द सरफेस ऑफ बॉडी। तो ये फीमेल में उनका जो लोअर एब्डोमिनल वाली साइड है वहां पर मिलते हैं। तो इसमें बेटा जो सबसे पहला पार्ट आता है दैट इज नोन एज मॉन्स प्यूबिस। ठीक है। मॉन्स प्यूबिस जो है वो क्या है,
इट इज बेसिकली अ कुशन ऑफ फैटी टिश्यू जो स्किन से कवर्ड होगा और उसके ऊपर प्यूबिक हेयर की ग्रोथ होगी। तो सिंपली हमने उस पार्ट को क्या नाम देना है, मॉन्स प्यूबिस। मॉन्स प्यूबिस के बाद नंबर सेकंड पार्ट लेबिया मेजोरा। मॉन्स प्यूबिस के बिल्कुल नीचे दो लिप लाइक फोल्ड्स आपको नजर आते हैं विच आर कॉल्ड लेबिया मेजोरा, जिनके ऊपर भी प्यूबिक हेयर की ग्रोथ प्रेजेंट होगी। फिर मेजोरा की अंदर वाली तरफ थर्ड पार्ट आप लोगों के पास है लेबिया माइनोरा। जो लेबिया माइनोरा है वो स्मॉल लिप लाइक फोल्ड है, इसीलिए माइनोरा बोला है उन्हें, ठीक है। तो ये हो गए अंदर की तरफ हमारे स्मॉल लिप लाइक फोल्ड। ये जो लेबिया माइनोरा है एंटीरियर साइड से दे आर कनेक्टेड, दे आर फ्यूज्ड, तो वहां पर वो क्या बनाते हैं, क्लिटोरिस। सो दिस इज नंबर 4, क्लिटोरिस, which is a small finger like projection that is present at the anterior side of the fusion of labia minor. फिर क्लिटोरिस के बिल्कुल नीचे यूरिथ्रल ओपनिंग, यूरिथ्रल ओपनिंग के नीचे वेजाइनल ओपनिंग, और फिर पोस्टीरियर साइड पे दोनों माइनोरा आपस में फ्यूज्ड हो जाएंगे। फ्यूज्ड पार्ट को क्या बोला जाता है, फॉर्किटे। क्या बोला जाता है इसको, फॉर्किटे। और बिल्कुल उसके नीचे जाके अनदर ओपनिंग विच इज कॉमनली नोन एज एनल। तो ये वाला जो बेटा पूरा प्रेजेंटेशन है दिस इज बेसिकली फॉर द एक्सटर्नल जेनिटलिया इन केस ऑफ फीमेल विच इज आल्सो नोन एज वल्वा। अब दूसरी इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर क्या है, मैं फंक्शन वाइज बता देती हूँ। देखो मॉन्स प्यूबिस में तो सीधा सा फंक्शन होता है प्रोटेक्शन का, क्योंकि इसमें एक तो कुशन है फैटी टिश्यू का विच इज कवर्ड बाय स्किन एंड इट इज हैविंग द प्यूबिक हेयर, ठीक है। तो वैसे इसका कोई मेजर फंक्शन नहीं है। नीचे की तरफ आते हैं तो मेजोरा है आपके पास, बाहर की तरफ लेबिया मेजोरा। लेबिया मेजोरा में अगर आप अंदर की तरफ देखो तो एक वेजाइनल ओपनिंग है, उसका फंक्शन आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो। वेजाइनल ओपनिंग के ऊपर यूरिथ्रल ओपनिंग है और यूरिथ्रल ओपनिंग के ऊपर क्लिटोरिस है। क्लिटोरिस जो है बेटा वो एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है। और अगर आप बात करो यहाँ पर क्लिटोरिस की, ठीक है, तो जो क्लिटोरिस है बेटा उसको बेसिकली बोला जाता है होमोलॉगस। किसके होमोलॉगस बोला जाता है, इट इज होमोलॉगस टू द पेनिस ऑफ मेल। मेल के केस में जो पेनिस है उसके साथ क्लिटोरिस को क्या बोला जाता है, होमोलॉगस। क्यों बोला जाता है, क्योंकि बेटा होमोलॉगस का मतलब होता है वो ऑर्गन जिनका बेसिक स्ट्रक्चर और जो बेसिक प्लान है वो सेम रहेगा, लेकिन वो फंक्शन अलग अलग परफॉर्म करेंगे। पॉइंट समझे। अब क्लिटोरिस जो है उसमें भी इरेक्टाइल टिश्यू प्रेजेंट होता है, जैसे कि पीनिस में इरेक्टाइल टिश्यू प्रेजेंट होता है, ठीक है। दोनों काइंड ऑफ प्रोजेक्शंस हैं और दोनों एक्सटर्नल जेनिटलिया का पार्ट है, लेकिन दोनों का फंक्शन क्या है, टोटली डिफरेंट। क्लिटोरिस का फंक्शन अगर आप देखो तो फंक्शन वाइज बताते हैं बेटा कि जो फीमेल के केस में क्लिटोरिस है, अगर उसकी रबिंग होती है, इफ देयर इज रबिंग ऑफ क्लिटोरिस ड्यूरिंग द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इट प्रोड्यूस प्लेजरेबल सेंसेशन जो सेक्सुअल एक्ट को और इजी बनाता है, ठीक है। और अगर हम पीनिस की बात करें जो कि मेल में है, ऑल्दो कहते हैं उसमें भी इरेक्टाइल टिश्यू है, लेकिन पीनिस का काम क्या है, इट हेल्प इन इजैक्यूलेशन, it help in the transfer of semen or sperm into the body of female। तो क्लिटोरिस और पेनिस दोनों होमोलॉगस हैं, क्योंकि बेटा दोनों का स्ट्रक्चर सेम है लेकिन दोनों का फंक्शन क्या है, डिफरेंट, ठीक है। दूसरी बात, अगर मैं बात करूं लेबिया मेजोरा, अगर हम बात करें बेटा यहाँ पर लेबिया मेजोरा, मेजोरा आपको अब पता लग गया होगा जो बाहर की तरफ बड़े वाले फोल्ड्स हैं, इनको बेटा होमोलॉगस माना जाता है। किसके होमोलॉगस माना जाता है, दीज आर कंसीडर्ड होमोलॉगस टू द स्क्रोटम। स्क्रोटम के साथ इनको होमोलॉगस माना जाता है। अब स्क्रोटम के साथ होमोलॉगस क्यों मानते हैं, क्योंकि बेटा जो स्क्रोटम है अगर आपको याद हो तो ये आपने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में पढ़ा था। स्क्रोटम क्या होते हैं, स्क्रोटम पाउचेस हैं जिनके अंदर टेस्टिस हैं। काम क्या करते हैं, टेम्परेचर लो मेंटेन करके रखते हैं और स्पर्मेटोजेनेसिस, पता है ना आपको। दूसरी बात, लेबिया मेजोरा क्या है, ये दो बड़े फोल्ड्स हैं जो हमें मिलते हैं फीमेल के एक्सटर्नल जेनिटलिया, ठीक है। तो दोनों का अगर हम स्ट्रक्चर देखें, किसका, लेबिया मेजोरा एंड स्क्रोटम, दोनों का स्ट्रक्चर क्या है, सेम,
लेकिन बेटा फंक्शन क्या है, डिफरेंट। स्क्रोटम का फंक्शन अलग है, मेजोरा का फंक्शन तो बेसिकली कवर अप करने का है, दैट्स इट। तो फंक्शन वाइज दोनों अलग हैं बट स्ट्रक्चर वाइज दोनों सेम है। तो इस हिसाब से ये दोनों आपके पास क्या हो गए, होमोलॉगस ऑर्गन। क्लियर। सेम वे में क्लिटोरिस एंड पेनिस, इन दोनों का स्ट्रक्चर सेम है लेकिन फंक्शन अलग है, तो ये भी दोनों क्या हो गए हमारे पास, होमोलॉगस ऑर्गन। तो ये बेटा आप लोगों ने पढ़ने थे रिगार्डिंग द एक्सटर्नल जेनिटलिया व्हिच आर प्रेजेंट इन केस ऑफ फीमेल, जिनको कलेक्टिवली नाम दिया जाता है वल्वा। ठीक है। बस याद रखना कि फीमेल में 3 सेपरेट ओपनिंग हैं, लेकिन मेल के केस में एक ही ओपनिंग होती है व्हिच इज द कॉमन पैसेज फॉर द यूरिन एंड द सीमेन। लेकिन फीमेल में 3 सेपरेट ओपनिंग है, यूरिथ्रल फॉर द पैसेज ऑफ यूरिन, वेजाइनल फंक्शन मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ, एनल ओपनिंग फॉर द पैसेज ऑफ फीकस। तो मेल में एक ओपनिंग है व्हिच इज यूरिथ्रल, जहां से स्पर्म भी आते हैं और जहां से यूरिन भी आता है, और दूसरी ओपनिंग मेल में ऑब्वियसली इनल ओपनिंग होगी, तो उनमें है टोटल 2 ओपनिंग्स। लेकिन फीमेल के केस में यू हैव 3 सेपरेट ओपनिंग्स। क्लियर। तो ये आप लोगों के पास है रिगार्डिंग द एक्सटर्नल जेनिटलिया व्हिच इज आल्सो नोन एज वल्वा। इतना पार्ट क्लियर हो गया बेटा सब बच्चों को? यस मैम। क्लिटोरिस का फंक्शन क्या है, एक बार बता दो। क्लिटोरिस का फंक्शन बेटा ये बताते हैं कि जब सेक्सुअल एक्ट होता है तो उस टाइम पे अगर क्लिटोरिस में रबिंग होती है, देयर इज अ रबिंग मूवमेंट ऑफ क्लिटोरिस, रब करें अगर इस क्लिटोरिस को, दैट हैपेंस ड्यूरिंग द सेक्सुअल इंटरकोर्स, तो उस टाइम पे इट प्रोड्यूस प्लेजरेबल सेंसेशन, तो इट एक्चुअली फैसिलिटेट द सेक्सुअल एक्ट इन केस ऑफ ह्यूमन। ठीक है, दैट इज अ फंक्शन ऑफ क्लिटोरिस। यस मैम, थैंक यू मैम। इतना क्लियर है बेटा एक्सटर्नल जेनिटलिया का पार्ट? तो थम्स अप डाल दो प्लीज अपनी स्क्रीन पे, फिर मैं आगे प्रोसीड करती हूँ नेक्स्ट टॉपिक के साथ। आई होप ये सब बच्चों को क्लियर हो गया होगा। अच्छा बेटा, अगर ये आपको क्लियर हो गया है तो यहाँ पर फीमेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जो प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन थे वो कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है। अब जो फीमेल में बचा है वो बचे हैं फीमेल में सेक्स ग्लैंड, लेकिन बेटा वो हम बाद में करेंगे। अभी उससे पहले ना एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आप लोगों ने करना है, एंड दैट टॉपिक इज बेसिकली द ओवरी इन केस ऑफ फीमेल। क्लियर। अब अगर बेटा हम यहाँ पर ओवरी की बात करें तो देखो ओवरी का फंक्शन मैंने क्या बताया था आपको कि इट हेल्प इन द ओवम सिक्रेशन, मतलब जो एग है उसका सिक्रेशन, और प्लस इट हेल्प इन द हार्मोन सिक्रेशन जिसमें एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन 2 हार्मोन्स आते हैं। क्लियर। तो यहाँ पर बेटा मैं सेक्शनल व्यू करवा रही हूँ आपको ओवरी का, एंड दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान से समझ लो। जिस बच्चे को नहीं समझ में आएगा तो प्लीज मेरे से पूछ लेना वापस। अभी देखो ओवरी का सेक्शनल व्यू अगर देखा जाए बेटा, तो सपोज करो ये आप लोगों के पास है ह्यूमन ओवरी। ठीक है, ये मैं डायग्रामेटिकली आपको समझा रही हूँ। अभी देखो ह्यूमन ओवरी में क्या होगा कि अगर हम अरेंजमेंट वाइज देखें तो ये जो हमने बीच में बनाई है, दीज आर बेसिकली द ब्लड वेसल्स, ब्लड सप्लाई है ये ओवरी को। अब उसके बाद देखो ओवरी में जो आउटर मोस्ट लेयर है, जैसे ये बनी ना हमारे पास, नाउ दिस आउटर मोस्ट लेयर इज मेड अप ऑफ क्यूबॉइडल सेल। तो ये जो आउटर मोस्ट लेयर आपके पास है क्यूबॉइडल सेल की बनी है, तो इस लेयर को हमने यहाँ पर नाम दे दिया जर्मिनल एपिथेलियम। क्या बोलते हैं इसको? जर्मिनल एपिथेलियम, विच इज मेड अप ऑफ क्यूबॉइडल सेल। ठीक है। जर्मिनल एपिथेलियम के नीचे अनदर लेयर जो आपको नजर आएगी बेटा, ये पूरी ओवरी में प्रेजेंट है, मैं सिर्फ एक जगह बना के आपको बता रही हूँ। तो ये जो अंदर की तरफ लेयर आपके पास है, नाउ दिस लेयर इज नोन एज ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया। कौन सी लेयर है आपके पास? ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया। मैंने बताया था ना कि मेल और फीमेल दोनों में प्रेजेंट होती है, मेल की टेस्टिस में और फीमेल की ओवरी में। तो सबसे बाहर वाली लेयर बेटा जर्मिनल एपिथेलियम विच इज मेड अप ऑफ द क्यूबॉइडल सेल, जिन्होंने आगे जाके जर्म सेल बनाने हैं, और उसके अंदर जो लेयर है दैट इज ट्यूनिका एल्बुजिनिया। ठीक है। तो सेम अरेंजमेंट हम यहाँ ऊपर की तरफ भी बना देते हैं। दिस इज द आउटर मोस्ट लेयर विच इज नोन एज द जर्मिनल एपिथेलियम।
यहाँ पर ये आपको पूरी ओवरी के अराउंड नजर आती है, और उसके नीचे जो लेयर आपको नजर आएगी दैट इज द लेयर विच इज कॉल्ड ट्यूबिका अल्बुजिनी। क्लियर। अब इसके बाद क्या होगा कि आप लोगों के पास ये सारा जो पार्ट आपको नजर आता है, पूरा का पूरा पार्ट ओवरी के अंदर, इस पूरे पार्ट को बेटा यहाँ पर नाम दिया जाता है स्ट्रोमा। क्या बोला जाता है इस पूरे पार्ट को? स्ट्रोमा। स्ट्रोमा क्या है? द होल पार्ट विद इन द ओवरी। लेकिन इसको भी हम डिवाइड करते हैं दो पार्ट्स में। एक पार्ट हमारे पास आता है कॉर्टेक्स और एक पार्ट हमारे पास आता है मेडुला। कौन सा पार्ट है? कॉर्टेक्स एंड मेडुला। अब आपको पता है बेटा, जो ये बाहर वाला पोर्शन होगा, पेरिफेरल पोर्शन, इसको कॉर्टेक्स पोर्शन बोला जाता है, और जो बीच में प्रेजेंट होगा दैट इज नोन एज मेडुला। ठीक है, बाहर वाला पार्ट कॉर्टेक्स, अंदर वाला पार्ट मेडुला, दोनों को मिला के क्या बनता है? स्ट्रोमा। क्लियर। अब दूसरी बात, अगर हम यहाँ पर देखें, कॉर्टेक्स की बात करते हैं। कॉर्टेक्स मतलब आउटर पोर्शन, मतलब पेरिफेरल पोर्शन। तो यहाँ पर बेटा ये कौन सी एपिथेलियम है? जर्मिनल एपिथेलियम। जर्मिनल एपिथेलियम क्या बनाती है? जर्म सेल। तो सपोज करो जर्मिनल एपिथेलियम ने बहुत सारे जर्म सेल्स बना दिए। इन जर्म सेल्स में नाम इनको दिया जाता है oogonia। क्या बोला जाता है इनको? oogonia। oogonia का मतलब जर्म सेल, जो फीमेल जर्म सेल्स। ठीक है, अभी ये oogonia आगे जाके कन्वर्ट हो जाएंगे नेक्स्ट स्टेज में। इस नेक्स्ट स्टेज को बेटा यहाँ पर नाम दिया जाता है प्राइमरी फॉलिकल। क्या बोला जाता है इसको? प्राइमरी फॉलिकल। सो दिस इज बेसिकली द प्राइमरी फॉलिकल। oogonia किस में कन्वर्ट हो गए? प्राइमरी फॉलिकल में। ठीक है, प्राइमरी फॉलिकल आगे जाके अगर आप देखो बेटा, तो प्राइमरी फॉलिकल का मतलब कंपैरेटिवली साइज छोटा रहता है, और इसके अराउंड सिंगल लेयर आपको नजर आती है, तो इसको क्या बोला जाता है? प्राइमरी फॉलिकल। अगर मैं सेकेंडरी फॉलिकल की बात करूं, जो कि अगली स्टेज है, तो बेटा सेकेंडरी फॉलिकल का थोड़ा साइज बड़ा हो जाएगा, और उसके अराउंड हमें नजर आती है डबल लेयर, दो लेयर्स नजर आती है। तो इस स्ट्रक्चर को हमने क्या नाम दे दिया? सेकेंडरी फॉलिकल। दिस इज नोन एज व्हाट? सेकेंडरी फॉलिकल। ठीक है, अब अगर मैं प्राइमरी फॉलिकल सेकेंडरी फॉलिकल दोनों की बात करूं, तो दोनों के अंदर देखो ये पड़ा है, ये सेल है, मेन सेल। जैसे आपने पढ़ा था ना कि मेल के केस में क्या प्रेजेंट होते हैं? स्पर्मेटोगोनिया। ठीक है, और फिर आप स्पर्मेटोगोनिया को बेटा किस में चेंज करते हो? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, याद है ना आपको? तो सेम वे में अगर मैं फीमेल की बात करूं, तो पहली स्टेज कौन सी बनी मेरे पास? oogonia। ठीक है, oogonia डेफिनेटली किस में चेंज होंगे? oogonia चेंज होंगे आपके oocyte में। जैसे आपने स्पर्मेटोगोनिया से स्पर्मेटोसाइट बनाए थे, वैसे ही oogonia किस में चेंज होंगे? oocyte में। तो अब जो पहला oocyte हमारे पास बनेगा बेटा, उसको नाम दिया जाता है प्राइमरी oocyte। क्या बोला जाता है उसको? प्राइमरी oocyte। यानी कि जो हमारे oogonia है वो किसमें कन्वर्ट होंगे? प्राइमरी oocyte में। लेकिन प्राइमरी oocyte किसके अंदर प्रेजेंट है? प्राइमरी oocyte प्रेजेंट है प्राइमरी फॉलिकल के अंदर, और ये प्रेजेंट है सेकेंडरी फॉलिकल के अंदर। यानी कि जो आपका प्राइमरी फॉलिकल है और जो आपका सेकेंडरी फॉलिकल है, दोनों के अंदर क्या प्रेजेंट है? दोनों के अंदर प्रेजेंट है प्राइमरी oocyte। क्या प्रेजेंट है? प्राइमरी oocyte। क्लियर। अब आपका जो प्राइमरी फॉलिकल था वो कन्वर्ट हुआ सेकेंडरी फॉलिकल में। कैसे? बस उसमें एक्स्ट्रा लेयर की फॉर्मेशन हो गई और उसका थोड़ा साइज बड़ा हो गया। अब हमारा जो सेकेंडरी फॉलिकल है बेटा, वो फर्दर किसमें कन्वर्ट होगा? टर्शरी फॉलिकल में। किसमें कन्वर्ट होगा? टर्शरी फॉलिकल में। ठीक है, नाउ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द सेकेंडरी एंड द टर्शरी फॉलिकल? ध्यान से समझ लो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सेकेंडरी और टर्शरी फॉलिकल में ये डिफरेंस है बेटा कि टर्शरी फॉलिकल में एक कैविटी डेवलप हो जाती है। ठीक है, कैविटी डेवलप हो गई, लेकिन वो कैविटी आपको सेकेंडरी में नजर नहीं आती, वो सिर्फ किसमें होती है? टर्शरी में। तो टर्शरी में कैविटी डेवलप हो जाती है, उस कैविटी को नाम दिया जाता है एंट्रम। क्या बोला जाता है उसको? एंट्रम। क्लियर।
तो टर्शरी फॉलिकल और सेकेंडरी फॉलिकल में मेन डिफरेंस क्या हुआ कि सेकेंडरी फॉलिकल में कोई कैविटी नहीं होती, बट अगर उसमें कैविटी डेवलप हो जाती है विच इज नोन एज एंट्रम, तो उसको हम क्या बोलते हैं, टर्शरी फॉलिकल। क्या बोला जाता है उसको, टर्शरी फॉलिकल। तो सबसे पहले जब आप बेटा ओवरी का सेक्शनल व्यू पढ़ोगे तो ओवरी का अंदर ये जो पूरा पार्ट है दिस इज नोन एज स्ट्रोमा। स्ट्रोमा का जो बाहर वाला पोर्शन है दिस इज नोन एज कॉर्टेक्स, और बीच वाले पार्ट को क्या बोलते हैं, मेड्यूला। कॉर्टेक्स में हमें डिफरेंट तरह की फॉलिकल्स नजर आती हैं, और वही फॉलिकल आगे जाके किसका फॉर्मेशन करती है, एग यानी कि ओवम विच इज द फीमेल गैमेट। तो इसमें सबसे पहले हमारे पास क्या बनेगा, ओगोनिया। किससे बनेगा, जर्मिनल एपिथेलियम से। क्लियर। ओगोनिया किसमें कन्वर्ट होंगे, प्राइमरी oocyte में। किसमें कन्वर्ट होंगे, प्राइमरी oocyte में। अब जो प्राइमरी oocyte है वो किसके अंदर प्रेजेंट है, फॉलिकल्स के अंदर। तो बेटा पहली फॉलिकल ऑब्वियसली हमारे पास कौन सी बनेगी, प्राइमरी फॉलिकल। प्राइमरी फॉलिकल कन्वर्ट हो जाएगी सेकेंडरी फॉलिकल, and primary secondary both contain what, primary oocyte। clear। अब secondary follicle किसमें convert हुआ, tertiary follicle में। कैसे, उसमें cavity develop हो गई। what is the name of the cavity, antrum। और दूसरा जो हमारा प्राइमरी oocyte था वो किसमें कन्वर्ट हो गया, it will be convert into secondary oocyte। किसमें कन्वर्ट हो गया, secondary oocyte। primary oocyte convert into secondary oocyte, and there is a development of the cavity which is called antrum। तो ultimately बेटा secondary follicle किसमें convert हो गई, tertiary follicle में। so this is the main difference between the secondary and the tertiary follicle। ठीक है, तो पहला स्टेज oogonia, oogonia के बाद primary follicle, primary के बाद secondary follicle, secondary के बाद tertiary follicle। प्राइमरी और सेकेंडरी फॉलिकल दोनों में क्या प्रेजेंट है, प्राइमरी oocyte। और जब टर्शरी फॉलिकल बनेगा तो पहला उसमें क्या डेवलप होगा, कैविटी। व्हाट इज द नेम ऑफ द कैविटी, एंट्रम। और दूसरा उसके अंदर जो प्राइमरी oocyte था वो किसमें कन्वर्ट हो गया, सेकेंडरी oocyte। क्लियर। इतना स्टेज क्लियर है बेटा सब बच्चों को। यस मैम। डायग्राम क्लियर विजिबल हो रहा है आपको अपनी स्क्रीन पे। यस मैम। अच्छा अभी जरा जूम मीटिंग का बेटा टाइम ऑफ हो गया है, तो आप 10 मिनट बाद रिकनेक्ट हो जाना क्लास के लिए, ठीक है।